लोकेश जी, ये तो सब दे दिया बीजेपी ने, हमने 4.5 मिनट में दे दिया। मैं डिबेट शुरू कर रहा हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद बाकी सब पैनलिस्ट के पास जाऊंगा, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। ये पॉजिटिव कैंपेन है, आप लोग फिर 2018 की तरह नेगेटिव कैंपेन कर रहे हैं। आपको लगता नहीं आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं और वो गलती कर रहे हैं जो एक बार विपक्ष ने आप ही के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ किया था 71 में। सबको पता है, इतिहास में दर्ज है, जब मधु दंडवते और दिवंगत जॉर्ज फर्नांडिस ने नारा दे दिया था और पीलू मोदी की बात नहीं मानी थी और राजा जी भी उनके साथ आ गए थे और दे दिया था इंदिरा हटाओ, और इंदिरा गांधी ने उसे एकदम सर के बल खड़ा कर दिया था और कह दिया था कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। आपको चिंता नहीं होती कि आपकी इस नेगेटिव कैंपेन को एक छोटे से ऐड से, तो टीज़र है, कि वही उसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जो आप ही के प्राइम मिनिस्टर, टॉलेस्ट लीडर कर चुके हैं और डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं पावर ऑफ पॉजिटिव कैंपेनिंग इंडियन इलेक्टोरेट में? देखिए शर्मा जी, सच को सच कहना ही सही राजनीति है। हम पॉजिटिव या नेगेटिव कैंपेन नहीं कर रहे, हम तो लोगों की मांग कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ऐसी कुछ चीजें कर रहे हैं जिससे संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, जो कि गलत नहीं है। देखिए, हमने 2022 में देखा कम्युनल दंगे हो रहे हैं पूरे देश में। हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री शांत थे, कुछ नहीं कहा उन्होंने लोगों से अपील नहीं की कि कौमी दंगे नहीं होने चाहिए। सोनिया गांधी जी ने एक लेख लिखा कि इस पे लोकतंत्र के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, वे लोगों से अपील कर सकते हैं कि कौमी दंगे ना करें, आपस में भाईचारा स्थापित करें। लोकेश जी, लेकिन ऐसा कौमी दंगे क्या 1980 में नहीं हुए, 82 में नहीं हुए, 83 में नहीं हुए, मलियाना नहीं हुआ, मेरठ नहीं हुआ, भागलपुर के राइट्स नहीं हुए? ये कौमी दंगे तो हर प्राइम मिनिस्टर के उसमें हुए हैं, और कौमी दंगे किसी एक प्राइम मिनिस्टर को तो इम्पेंज नहीं कर सकते। पंकज, अब मैं आप लोगों के पास बाद में आऊँगा। पंकज, इसमें स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, स्ट्रैटेजी बेहद साफ है और वो ये है कि अगर ये लोग इस बात को जम करके उछालेंगे नहीं, बीजेपी के लोग, तो ये मान लिया जाएगा कि राहुल गांधी ने जो विदेश में कहा है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। और दरअसल इसी चीज़ को बीजेपी भुनाना चाहती है कि राहुल गांधी ने फॉरेन सॉइल का इस्तेमाल किया, वो भी अपने देश के खिलाफ, और ख़ास तौर पे जब देश में डेमोक्रेसी है और उसके पिलर्स जो है, इंपॉर्टेंट पिलर्स, उनको कैसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, इस तरह की बातें राहुल गांधी ने की है। तो बीजेपी अपने इस स्ट्रैटेजी के जरिए ये साबित करना चाहती है कि राहुल गांधी को इंडियन डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रह गया है, यहाँ के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर विश्वास नहीं रह गया है। वो एक के बाद दूसरा चुनाव हारते जा रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, विदेश में जाकर के बीजेपी ही नहीं, पहले तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलते थे, अब यहाँ के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बोलने लगे। तो जाहिर तौर पर बीजेपी एक रणनीति के तहत ये साबित करना चाहती है कि राहुल गांधी देश के खिलाफ विदेशों की धरती पर बोलते हैं और इससे भारत का अपमान होता है। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी प्रखर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है, उसकी बात करती है, और वो एक बीजेपी के लिए बहुत सही भी साबित हुआ है, क्योंकि इतने साल से बीजेपी जीतती आई है। तो उसमें एक तरीके से राहुल गांधी को इस तरीके से पोर्ट्रे करना बीजेपी को सूट करता है। और आप देखें, जब से शुरुआत के दिन से देख लें, पीयूष गोयल हो, प्रहलाद जोशी हो, अनुराग ठाकुर हो, राजनाथ सिंह हो, सभी बड़े नेता लोकसभा और राज्यसभा में इतने एग्रेसिव मोड में राहुल गांधी की माफी की बात कर रहे हैं। उससे एक बात बहुत साफ है कि विपक्ष जेपीसी की मांग जितनी भी जोर से करे, लेकिन इन्होंने इस मुद्दे को बहुत बड़ा बना दिया कि ठीक है, आप जो मांग कर रहे हैं वो सेकेंडरी है, लेकिन आप बाहर जाकर के भारत और उसके इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो बात कर रहे हैं वो बेहद गलत है। आपको इंडिया से प्रेम नहीं है, उसके इंस्टीट्यूशन से प्रेम नहीं है, डेमोक्रेसी से प्रेम नहीं है। और ख़ास तौर पे आप स्मृति ईरानी की का जो स्टेटमेंट है उसको सुने, तो उन्होंने कह दिया कि वो देश ब्रिटेन, जिन्होंने हमें कभी गुलाम रखा था, वहाँ पर जाकर के आप कह रहे हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी
के तहत आने वाले तमाम इंस्टीट्यूशंस डिमोलिश किए जा रहे हैं, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है और लेवल प्लेइंग ग्राउंड रह ही नहीं गया है जिससे कि निष्पक्ष चुनाव लड़ा जा सके और जीता जा सके। ब्रजेश, देखिए, मुझे लगता है जब से हिंडनबर्ग के इशू पे कांग्रेस बहुत ही अटैकिंग मोड में थी और एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए प्रयासरत थी कि कैसे ये हम प्रूव करें कि जो हिंडनबर्ग जो अडानी अंबानी के को लेकर ये लगातार ये लोग एक्यूजेशंस लगा रहे थे, तो उनको लगा हिंडनबर्ग ने उनके सारे एक्यूजेशंस को एक लेजिटिमेसी दी है और इसीलिए वो काफ़ी अग्रेसिवली इसको काउंटर कर रहे थे। मुझे लगता था बीजेपी एक मौके के इंतज़ार में था कि कैसे हम इनको काउंटर रिटेलिएट करें और वो मौका उनको राहुल गांधी के द्वारा दिए गए स्पीच से मिला और बीजेपी ने उसको बहुत ही आराम से अपने फेवरेट पिच, नेशनलिज्म के पिच पे ले आई और उसको और इसी वजह से आप देखेंगे कि वो जो भी मांग कर रही हैं उसको तो वो उस पर तो कुछ नहीं बोल रही, लेकिन वो इस पे लगातार अड़े हुए कि राहुल गांधी पहले माफी मांगे देश से, उसके बाद जो जिस भी मुद्दे पे बहस करना है हम सदन में बहस करने को तैयार हैं। तो दो मैसेजिंग दे रहे हैं, एक तो आपने नेशनल देश का अपमान किया इसलिए आप देश से माफी मांगे, उसके बाद आपको जिस भी मुद्दे पे बात करनी है हम पार्लियामेंट में कर लेंगे। महेंद्र जी, टैक्टिकल मिस्टेक हो गई? रूप से जनता पार्टी की जो है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता था कि कांग्रेस जो है ये सदन चलने नहीं देगी, खासकर जो है अडानी के मुद्दे पे। और ऐसे में राहुल गांधी ने जो बयान दिया, जिस तरीके से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, भारतीय जनता पार्टी उसका प्रयोग करके और जो है अपने राजनीतिक हित में कांग्रेस को ही बैकफुट पे कुछ हद तक डालने में सफल हो गई है। कुछ हद तक, पूरा नहीं, जो कुछ हद तक पूरा नहीं, निश्चित रूप से निश्चित रूप से जिस तरीके से आज जो है विपक्षी दल लामबंद हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी को ये अंदेशा था कि ये सदन जो है बजट सत्र का दूसरा जो चरण है वो कांग्रेस जो है चलने नहीं देगी और कांग्रेस इसमें जेपीसी अडानी इशू पे ही सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सोची समझी रणनीति की तरफ, जहां दूसरी तरफ आपने जो फिल्म दिखाई जो आईटी सेल के हेड ने कल पोस्ट की थी, कल दोपहर में तो ये पूरा का पूरा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जो राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, जो पूरी मेहनत कर रहे हैं ये देश को जो है देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, और इससे सबसे महत्वपूर्ण और जो भ्रष्टाचारियों को जो है पनिश करने के लिए उनको सजा देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जी जो है विदेशी भूमि का इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी जो है उनको घेरने की कोशिश की जा रही है और उनपे लगाए जो भी पास्ट में जो है उनके खिलाफ तमाम तरीके के जो इल्जाम लगाए हैं उनको ये फिल्म दर्शाती है। तो ये बहुत ही जी आता हूं अथर जी, इसका मतलब तो साफ है, जेपीसी वर्सेस माफी, इसके बीच में पूरा हाउस चला जाएगा। देखिए, जो बीजेपी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो था कांग्रेस, जो राहुल गांधी की जो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक कहा जाए कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कांग्रेस कहीं आगे आती दिख रही थी। तो मुझे तो इस पूरे घटनाक्रम में लग रहा है था कि उनकी कोशिश है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को आइसोलेट करा जाए और एक जो ग्रैंड अपोजिशन यूनिटी हो सकती है आने वाले दिनों में, उस पर एक रोड़ा लगाया जाए। तो उस स्ट्रेटजी के तहत ये पूरा पार्लियामेंट में जिस तरह से 2-3 दिन से सदन में हम देख रहे हैं वो हो रहा है, बट उसका मुझे लगता है कि उतना फायदा उनको नहीं दिखा। आज जिस तरह से तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन की हैं, कटिंग अक्रॉस आइडियोलॉजिकल और जो भी उनके मतभेद कांग्रेस के साथ रहे हैं वो आई हैं। इसमें बहुत गौर की बात, मैंने अभी जो आपकी बाइट्स देखी उसमें समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उनकी जो वाइफ पत्नी हैं जो मौजूदा मैनपुरी सांसद हैं, तो उनकी जो बाइट में जो शब्द आया कि कांग्रेस भी जो चीज करती थी वही चीज भारतीय जनता पार्टी कर रही है थोड़ी इंटेंसिटी के साथ। तो जो अभी एक मतभेद है, मतलब कुछ अपोजिशन पार्टीज का, वो इक्वी डिस्टेंस जो कांग्रेस और बीजेपी का
जो रखना चाह रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा अभी एक कहा जाए असमंजस है बड़ी अपोजिशन यूनिटी को लेते हुए। बट अगर ये चीज और ये पिच इतनी ऐसी लेवल पे रही दोनों तरफ से, मतलब सरकार की तरफ से अपोजिशन की तरफ से, तो इस नैरेटिव में एक बड़ी अपोजिशन यूनिटी मुझको बनती हुई दिख रही है। बट उसके कुछ राइडर्स हैं, जैसे टीएमसी का नहीं आना, एनसीपी का नहीं आना, और अभी भी जो समाजवादी पार्टी जो सबसे 80 लोकसभा सीट है वहां की मेन अपोजिशन पार्टी है, उसकी लीडरशिप का ये मानना कि कांग्रेस ने जो किया वो भाजपा कर रही है, तो अभी भी वो शॉर्ट ऑफ एक बड़ी यूनिटी की तरफ दिख रहा है। तो अभी पार्लियामेंट में ये जो स्टेलमेट चल रहा है तो रहेगा मुझे लगता है। बट इससे आने वाले 24 का नैरेटिव तैयार होगा कि अपोजिशन का खेमा कितना बड़ा है और सरकार कहां पर है, और उसमें क्या अपोजिशन को यूनाइट कर पाई या अभी भी अपोजिशन को वो डिसोरिएंटेड रख रही है 24 तक। जी।